आज तो जी अदालत छाई रही। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए एक बुरी खबर और दो अच्छी खबरें आईं, जबकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अदालत से एक अच्छी खबर और दो बुरी खबरें आईं। PMLN के लिए जो बुरी खबर आई वो तो यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बल्ले का निशान जो है वो पेशावर हाई कोर्ट ने बहाल कर दिया। ये सबसे बुरी खबर थी। जो दो अच्छी खबरें मिली हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वो ये है कि जिसको वो कहते थे कि ये प्रो इमरान खान जज हैं, यानी जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, कि वो इमरान खान या तहरीक इंसाफ के इमा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया करते थे कि करप्ट भी हैं, उनके ऊपर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर कार्रवाई भी चल रही थी, इल्ज़ामात की फहरिस्त भी मेरे सामने है और उनकी ऑडियोज़ भी हैं, कुछ सुनवा भी दूंगा, जो कहते थे कि जी प्रो PTI हैं, ये वज़ीर आला पंजाब उस वक्त के परवेज़ इलाही के साथ मिले हुए हैं, ये मुबैना तौर वॉट एवर। आज वो मज़ाहिर अली नकवी जो है अपना रेफरेंस फेस ना कर सके, हालांकि काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ पूरी आबो हवा थी, उस ज़माने की इस्टेब्लिशमेंट भी थी, उस ज़माने की गवर्नमेंट इमरान खान की भी थी। इसके बावजूद काजी फ़ाइज़ ईसा जो थे उन्होंने मर्दाना वार जो है उन्होंने भी और उनकी वाइफ ने भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंस को फेस किया। मज़ाहिर अली नकवी जो है, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी रिटायर्ड मुस्ताफ़ी हो गए अब तो, वो नहीं फेस कर सके, दबाव फेस नहीं कर सके, अपना केस नहीं लड़ सके, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो एक PMLN के लिए खुशी की खबर ऑब्वियसली कि मज़ाहिर अली नकवी से उनका जो मामला चल रहा था वो ख़त्म हुआ। और दूसरी PMLN के लिए एक और बड़ी खुशी की खबर है कि जिस चक्कर में उनकी हुकूमत गई, जिस वजह धरने शरने हुए, मुशर्रफ साहब का जो केस था जिसके अंदर इन्हीं जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने ख़ुसूसी अदालत के उस फैसले को उड़ा दिया हुआ था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को बहाल कर दिया है। और ख़ुसूसी अदालत का फ़ैसला जो नवाज़ शरीफ साहब ने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट से अप्रूवल लेके ये केस शुरू किया मुशर्रफ साहब के ऊपर, और जिसकी वजह से बहुत से लोग समझते हैं कि उनकी गवर्नमेंट भी गई। आज PMLN के लिए बड़ी खुशी की खबर है कि वो फ़ैसला जो है बहाल हो गया है। वो फ़ैसला क्या था, ये भी मज़ाहिर अली नकवी साहब की जो अदालत थी लाहौर के अंदर, उसने ख़ुसूसी अदालत के इस फैसले को जो है अदालत को उड़ा दिया था उन्होंने। तो सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुसूसी अदालत को, मज़ाहिर अली नकवी वाली अदालत को उड़ा दिया और उस फैसले को बहाल। वो फैसला क्या था जिस पर बेशक वक्त नून लीग और इमरान खान तो बहुत सेख बात है, नून लीग बड़ी खुश थी। वो ये था कि 17 दिसंबर 2020 को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस वक़ार अहमद सेठ की सरबराही में बनने वाले ख़ुसूसी अदालत के 3 रुकनी बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को, ये साहब तो मैं साथ लगा रहा हूँ, उन्होंने तो खैर नहीं लगाया होगा, को आइन शिकनी और संगीन गद्दारी का मुजरिम करार देते हुए सज़ाए मौत देने का फैसला सुनाया। बेंच में मौजूद 2 जजेस यानी जस्टिस सेठ वक़ार शाहिद करीम ने परवेज़ मुशर्रफ साहब को आइन शिकनी और संगीन गद्दारी का मुजरिम करार दिया, जबकि जस्टिस नज़र इकबाल ने फैसले इख्तलाफ करते हुए कहा कि इस्तग़ाज़ा अपना केस साबित करने में नाकाम रहा है। तो इसमें जो ख़ुसूसी अदालत के सरबराह थे जस्टिस सेठ वक़ार, उन्होंने तो इस हद तक लिखा कि जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को गिरफ्तार करने और सज़ा अमल दरामद करने की हर मुमकिन कोशिश करे। अगर वो परवेज़ मुशर्रफ मुर्दा हालत में मिले तो उनकी लाश इस्लामाबाद के D चौक लाई जाए, जहाँ उसे 3 दिन तक लटकाया जाए। ख़ुसूसी अदालत का ये जो फैसला था इसको आज सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। नून लीग के लिए बड़ी खुशी की खबर है, ये वंस अगेन मैं बता दूँ आपको। लेकिन मैंने उस वक्त भी कहा था, आज भी कहा है कि ये इतनी बड़ी बददियानती है कि अगर आपने चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनको अकाउंट करना है तो फिर सबको करें, और पीछे ना जाए, जनरल ज़ियाउल हक से स्टार्ट कर लें, और उससे पीछे ना जाए मुशर्रफ से स्टार्ट करें। जनरल परवेज़ मुशर्रफ 99 के अंदर जो तख्ता पलटाया वो बड़ा जुर्म था, या ये 3 नवंबर का जुर्म जिसके ऊपर फांसी की सज़ा उनकी बहाल की गई वो बड़ा जुर्म है। वो इसलिए नहीं उठाता कोई क्योंकि उसके अंदर नवाज़ शरीफ साहब के आज के आधे साथी आ जाएंगे, क्योंकि एबेटर भी शामिल हैं जो 99 में नवाज़ शरीफ साहब को दागे मुबारकत दे गए थे, मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में चले गए थे और आज फिर मुशर्रफ साहब के साथ है, आज फिर नवाज़ शरीफ साहब के साथ है। इसमें वो जजेस भी आ जाएंगे जो सबसे बड़ा नून लीग का एक सुपरस्टार जज था इफ्तिखार चौधरी, क्योंकि उसी ने लिखा था ज़फ़र अली शाह केस के अंदर कि मुशर्रफ का coup बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ ने हालात 77 से भी बदतर कर दिए थे, मुल्क की इकॉनमी तबाह हो गई थी, और अगर मुशर्रफ टेक ओवर ना करता है मुल्क तो इफ्तिखार चौधरी समेत 15-16 जजेस की। इसलिए वो जजेस क्योंकि पार्टी हैं उसके और नून लीग ने उसको सपोर्ट किया जुडिशल मूवमेंट में, उस तरफ नहीं आए, ये इस तरफ आके इन्होंने सिलेक्टेड जस्टिस में भी एक बंदे को घेरा, और ये बुज़दिली की बात है। लेकिन बहरहाल खुशी की खबर है नून लीग के लिए। उस्मा बुखारी साहिबा, बहुत वार्म वेलकम आपको। बड़ी खुशखबरी, आज मज़ाहिर अली नकवी साहब जो है जिनको आप समझती थी कि प्रो इमरान खान जज हैं, वो भी चले गए इस्तीफ़ा दे के। मुशर्रफ साहब को भी फांसी की सज़ाओं की बहाल हो गई। परवेज़ खान साहब आपको बहुत वार्म वेलकम, और आमिर ज़िया साहब आपको भी। जी उस्मा साहब, आज तो खुशी का दिन है, बल्ला आपको जो है वो बहाल हो गया वापस, वो ज़रा सेटबैक है। शुक्रिया कामरान। जहाँ तक बल्ले की बात है तो कहानी अभी बाकी है, और अब ये बल्ला जो है ये इसका चांद कितनी जगहों पर नज़र आएगा ये देखने की बात है।
अभी तफसीली फ़ैसला जारी नहीं हुआ पहली बात, और ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन मेरी 2-3 कानूनी सवाल ज़रूर हैं कि ये भाग के जो पेशावर हाई कोर्ट गए थे इसकी कोई ख़ास वजह थी, और आज अच्छा खासा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तरले मिनते करके केस लगवाया हुआ था, रजिस्ट्रार को तरले किए, फिर भरी कोर्ट में जो है वो चीफ जस्टिस साहब को तरले किए और तरले करवा के ये केस लगवाया, और आज उसको जाकर खुद ही अपनी मर्जी से फैसला आने से पहले ही वापस ले लिया। तो ये बहुत ज़्यादा हसीन इत्तफाकात हैं जो हुए पेशावर के अंदर। लेकिन क्या पेशावर हाई कोर्ट का फैसला पूरे मुल्क पे नाफिजुल अमल होता है, ये एक सवाल है। आप क्यों चाहती हैं उस्मा साहिबा के तहरीक इंसाफ के बाद बल्ले का निशान आपका मुकाबला करें? आप क्यों पार्टी बन रही हैं इसमें? आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहती, हम कहीं पार्टी नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती। आप कह रही है ना गेम अभी बाकी है, पेशावर हाई कोर्ट का जुरिसडिक्शन बनता नहीं है सर, मैं देख लेंगे इन्हें सुप्रीम कोर्ट में। जी मैं नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैंने ये कहा कि ये आज जो सुप्रीम कोर्ट में केस वापस लिया है इसको अर्जन भी करा सकते थे ना कल के लिए। मैं तो अकल देने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा। या मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि ये वकील खेल किसकी तरफ से रहे हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट को फैसला देती कामरान साहब, तो जाहिर है वो बाइंडिंग भी होता, उसको जो है वो पूरे मुल्क पे नाफिजुल अमल भी होता। अब तो आप कह रही हैं कि ये पूरे मुल्क पे नाफिजुल अमल नहीं है, उस्मा साहिबा आप ये कह रही हैं? आपकी ये नहीं हो सकता। नहीं जी, बिल्कुल मैं बिल्कुल समझती हूँ कि इलेक्शन कमीशन एक आजाद और मुख्तार इदारा है, उसका वो खैबर पख्तूनख्वा की हद तक तो शायद पेशावर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन बनती है, उससे ऊपर की जुरिसडिक्शन उनकी बनती नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, जो आपने हमें कहा कि हमारे लिए बहुत खुशी की खबर है, हमारे लिए नहीं, पाकिस्तान के आइन के लिए और इंसाफ पसंद लोगों के लिए खुशी की खबर है। और वो इसलिए कि ये हम तो नहीं, मुजाहिर अली नकवी साहब को हम तो जो कहते थे, क्यों कहते थे, क्या उनकी ऑडियोज नहीं आई हुई थी? जी जी बिल्कुल, परवेज लाई साहब भाग भाग के उनके घर जा रहे थे, उनके घर जा रहे थे, फिर वो कहते थे केस भी वहीं लगवा लो, फिर वो कुछ ट्रकों शलकों की भी बातें होती थी। जी फवाद चौधरी साहब के साथ जो अलर्ज्ड ऑडियोज में ट्रकों की बात भी हुई है, और एग्जैक्टली मैं जरा एक ऑडियो सुनवा दूं, एक मिनट, मैं जरा उस्मा साहिबा एक ऑडियो सुनवा दूं भाई। अगर चौथी वाली ऑडियो जो है, जो मुबैना तौर पर फवाद चौधरी साहब की और उनके भाई की ऑडियो है, जो दूसरे फैसल साहब है, हम पहले वो अगर सुनवा दें, जो नकवी साहब के हवाले से बात की जा रही, बड़ी डेरोगेटरी है कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज के मुतालिक इस तरह की गुफ्तगू हो रही है। सुनवाएं जी। दूसरा अपना मुजाहिर ਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾ ਮਿਲ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਜ਼ਾਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਰੜ ਤੇ 3-4 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਨਾ ਇਸਤਗਾਸੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤੇ 228 ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਬਹ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक वज़ी आला परवेज़ इलाही जब वज़ी आला थे उस वक़्त, और आबिद ज़ुबैरी साहब की मुबैना ऑडियो वो भी सुनवा दें ज़रा, क्या कहा जा रहा है मुज़ाहिर नकवी साहब के हवाले से। अच्छा सर, एक काम और है सर, अब वो परसों जो 14 तारीख को डोगर का भी केस लगा हुआ है बेंच में दोबारा सर, उसमें भी नकवी साहब हैं, तो वो गुलाम मोहम्मद डोगर जो था सीसीपीओ का केस कर रहा था ना सर, आपका जो सीसीपीओ था वो भी लगा हुआ है सर परसों, क्योंकि देखिए आप वो नेचुरली हटा दिए गए, उनको तो रिप्लेस कर दिया, लेकिन केस अभी भी है सर, परसों लगा हुआ है 14 को सर। चलो मैं जस्टिस रिटायर्ड शाहिद उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद है कुछ लम्हों के लिए। सर, बात ये चल रही है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो फैसला है जिसमें बल्ले का निशान दे दिया गया है तहरीक इंसाफ को, कहा यह जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन सिर्फ पेशावर तक है। सर, ये पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई होगी या सिर्फ पेशावर तक है? देखिए, ये बड़ा डाउटफुल मामला है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो एक फेडरल अदारा है। अच्छा। जिसका बेस इस्लामाबाद में है, तो अगर कोई अपील फाइल करनी होती है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसकी जुरिसडिक्शन होती है। तो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल करने का तो मुझे जवाब समझ नहीं आई, सिवाय इसके कि जो माजी में जो चीज़ें होती रही हैं, मसलन पीटीआई ख़ास तौर से उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे कोई ख़ास वो फेथ नहीं है जी, तो इस वजह से वो करती है, तो इस वजह से शायद उन्होंने पेशावर में किया था। लेकिन जुरिसडिक्शन का एक इशू है जो कि यकीनन सामने आ सकता है अगर इसके बाद कोई कार्रवाई हो। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेगा इलेक्शन कमीशन तब ये मामला आगे बढ़ेगा, अदरवाइज आपको लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करता इलेक्शन कमीशन तो फिर ये बल्ले का निशान देना पड़ेगा उनको, ये बात है इस तरह? जी जी, अगर तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं करता, एक जुडिशल डिसीजन हो गया, अगर वो चैलेंज नहीं होता
तो फिर उस सूरत में तो उनको बल्ले का निशान वापस मिल जाएगा, क्योंकि अब टाइम भी तो बहुत कम है। मेरे ख्याल में कल या परसों जी 13 तारीख को सर फाइनल होनी। जी हाँ। अच्छा सर, मुझे करना है। काइंडली आपकी सोबत से फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल और था। जैसे मुज़ाहिर नकवी साहब जो है उन्होंने आपकी फर्टर्निटी के उन्होंने रिज़ाइन कर दिए आज। उन पर करप्शन के चार्जेस थे, उनके ऊपर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर चीज़ों को मैनेज करने के चार्जेस थे। तो ये जो रेजिग्नेशन है इसको हम क्या समझे, एडमिशन ऑफ गिल्ट समझा जाए, या ये समझा जाए कि जी वो केस को नहीं कर सके, या ये समझा जाए कि उनके साथ ज्यादती हो रही थी, उन्होंने इसलिए रिजाइन कर दिया, और इसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे? क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई रुक जाएगी उनके ऊपर रेजिग्नेशन की वजह से? देखिए, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मामलात हैं वो आर्टिकल 209 के तहत होते हैं। तो आर्टिकल 209 में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई जज मिसकॉन्डक्ट करता है या कोई ऐसी काम करता है तो उस सूरत में उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पैगाम में, और उसके जब उस कार्रवाई के बाद उसको रिमूव किया जा सकता है। फिर एक जो लास्ट आर्टिकल सेक्शन, इसका सब सेक्शन है, वो ये कहता है कि सिवाय इस तरीके से और किसी तरीके से उस जज को नहीं हटाया जा सकता। ठीक, यहाँ पे सजा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट है कि उसको हटाया नहीं जा सकता सिवाय सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के तहत। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर रेफरेंस गया और जज साहब जो हैं उन्होंने कहा कि अब मैं इसको परसू नहीं करना चाहता, ठीक है मैं रिजाइन करता हूँ, तो बात ही नहीं करना चाहता आगे, फिर इसके बाद ये मामला खत्म हो जाता है, ये इनफेक्टियस हो जाता है, और इसके बाद वो आगे कार्रवाई नहीं सर आप कह रहे हैं उनके रिजाइन देने से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की उनके खिलाफ कार्रवाई खत्म हो जाएगी? जी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो सर ये तो वैसे ज्यादा नहीं है कि अगर जजेस के ऊपर करप्शन का चार्ज लगे तो वो रिजाइन करके ही बस उनकी खुलासी हो जाती है, बाकी सहाफ़ी सियासतदान वो जेलें भुगतते हैं। जजेस की सजा एक ही होती है जी, वो ये होती है कि आप वो अपनी पोजीशन से उनको हटा दिया जाता है, उनको फिर आप प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते किसी के सामने। अगर ऐसा होने लगे तो फिर कोई जज बनेगा ही नहीं सर। लेकिन शाइख साहब, जैसे मुज़ाहिर नकवी साहब के ऊपर तो गुलबर्ग लाहौर में 2 कनाल के प्लॉट से लेके पता नहीं करप्शन कितने, वो पैसे वापस नहीं लेने कोर्ट ने उनसे, अगर साबित हो जाए कि उन्होंने करप्शन की थी? ये उसके लिए फिर बाद में अच्छा जो गवर्नमेंट है वो उनके खिलाफ अलग केस फाइल कर, बिल्कुल ठीक कार्रवाई शुरू कर सकती है। बिल्कुल, ये बड़ी फेयर बात आपने की, बिल्कुल सही, उसकी रुकावट नहीं है कोई। बिल्कुल ठीक सर, थैंक यू सो मच। शाइख इस्माइल साहब मौजूद थे। उज़मा साहिबा ना चाहते हुए भी मानना पड़ रहा है कि आपके मौक़िफ़ की उन्होंने तायद की है। मुझे बताइए फलूशा खान साहिबा, आप जिस तरह एडमेंट है PMLN और कि जी देख लेंगे अभी, और अभी तो ये हालांकि होना ये भी चाहिए था, हो सके कहते थे कि यार अच्छी बात है चले कि अगर वो मुकाबले में उतरे मुकाबला करेंगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आप क्या समझते हैं? आप भी जो रिजेक्शन समझते हैं चैलेंज होनी चाहिए, बल्ले का निशान गलत मिला है पीपल्स PTI को? देखिए बात यह है कि किसी मुखालिफ के होने से या ना होने से फ़र्क उस वक्त तक नहीं पड़ता जब तक आपके अपने कदम मजबूती से जमे हुए हों। तो लिहाजा हमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्ला हो या कल को कोई और निशान आ जाए या कोई निशान माइनस हो जाए। मैं तो ये समझती हूँ कि उनके अलावा जिन्होंने 9 मई के वाक़यात में जो डायरेक्टली मुलव्वस थे, गो कि एक हैरत अंगेज़ बात है कि उनमें से बहुत से लोगों के कागजात जो हैं वो मंजूर हो गए जी। लिहाजा ये एक अलग बहस है कि आज तक किसी को सज़ा नहीं हुई, लेकिन उनके कागजात जी। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर यही मेयार है, कागज़ मंजूर हो गए हैं, तो फिर जिसने कोई बिल नहीं दिया, कोई कर्जा नहीं दिया, कहीं कोई जो है उसके ड्यूज रह गए हैं, वो कन्विक्ट ना हुई अभी तक। देखिए ये बड़े जराइम हैं, या वो कन्विक्ट नहीं अभी तक। मैं उनकी बात नहीं करी जी जी, मैं उनकी बात नहीं करी, और बहुत से लोगों के ठीक जो है कागजात जो है वो जो इनकी टॉप टियर लीडरशिप थी, जो उससे इश्तियाल दिला रही थी या जो लोगों को हाँक रहे थे GHQ की तरफ, उन सब के कागजात जब मंजूर हुए तो मेरे दिल में सवाल पैदा हुआ कि जराइम की भी आखिर कोई नौयत होती है। तो लिहाजा अब मुझे नहीं पता, अगर ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी तशवीशनाक हैं, ये लोग अगर इलेक्शन में हिस्सा लें, बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि किसी मुखालिफ के इलेक्शन के मैदान से उसको पकड़ के खुद बाहर निकाल देना है उसके होने ना होने से। देखिए खुश तो अलग बात है, खुश तो हम बहुत सी चीज़ों पे हो जाते हैं, खुशी तो हम छुपा भी सकते हैं, लेकिन बात यह है कि ठीक है अगर पाँव मजबूत है, हमारे अवाम पे एतमाद है, तो बेशक बल्ला हो कि हमें तो कोई उससे खौफ नहीं है।
बिल्कुल ठीक। लेकिन बहरहाल अभी तक की आज शाम तक, जब तक अभी तक एज वी टॉक, तो इस इलेक्शन वक्त तक कमीशन तो नहीं वो, गया सुप्रीम कोर्ट में। बल्ला जो है वो रिइंस्टेट हो हाँ गया। बल्ला, बिल्कुल ठीक। देखिए मैं कुछ कह नहीं सकती, कल चले जाए, लेकिन हाँ, बहरहाल हो इस सकता है वक्त रात तक को तो चले वो जाए, बल्ला कुछ पता है। नहीं। अब आइंदा हालांकि इस मुल्क में आपको पता है ना पलवशा इस के मुल्क में कुछ भी पेशावर हाई किसी कोर्ट ने वक्त ऑर्डर हो दिया कि आधे घंटे में तहरीक इंसाफ का रिजल्ट जो है इनका वो उसको किया जाए उसके ऊपर वेबसाइट पे, लेकिन वो अब तक नहीं दिया। तो या तो वो तौहीन अदालत के कामरान? मुर्तकिब। जी उस्मा साहबा, मैं जरा अगर नहीं, आप लेकिन वो इजाजत दें, तौहीन मैं अदालत कैसे आमिर साहब- होगी? पहले फैसला खुद तो जारी कर ले, पेशावर हाई कोर्ट पहले तफसीली फैसला खुद तो जारी कर ले, फिर ही किसी पे तौहीन लगाएंगे ना। और दूसरी बात मैं सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन करना चाह रही थी जी। कि आपको, और ये पलवशा ने भी कहा, मेरी कतई बात से ये मकसद कि जी हमें बल्ले के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। हम पूरी तैयारी के साथ, अपनी कारकर्दगी के साथ मैदान में जा रहे हैं, लेकिन कानून और आइन सबके लिए बराबर होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आप पूरे मुल्क के ऊपर जो है वो एक सहूलतकारी करा के आप एक दहशतगर्द जमात को आप हमारे ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश करें और फिर से उसके लिए सहूलतकारी हो और उसको दोबारा प्लांट करने पॉइंट की आ गया कोशिश जी की जाए। आपका। इस पे हमें एतराज है, इसको हम बिल्कुल ठीक है। जो है वो फेस करेंगे। ठीक है। अब बात यह है कि आमिर भाई, मैं तो आप भी मुझे क्लियर करें, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ भी मिल रहा है, वो फिर भी रो रहे हैं कि जी हमारे लेवल प्ले फील्ड नहीं मिल रही है, उनको बल्ले का निशान भी मिल रहा है, उनके जो लोग बड़े बड़े जराइम में इस वक्त मुलजिम हैं उनके कागजात नामजदगी भी 85-90% लोगों के मंजूर हो गए, फिर भी उनको चैन नहीं आ रहा, तहरीक इंसाफ के लेवल प्ले नहीं मिल रही। दूसरा उस्मा बुखारी साहिब है, वो ये कह रही हैं कि जी इतना कुछ होने के बाद तहरीक इंसाफ के साथ जो हो रहा है, वो कह रही हैं कि जी ये तो अभी इंसाफ ही नहीं हो रहा, अभी तो ये जो है सहूलतकारी जारी है। ये भी कह रहे हैं कि पार्टी के दूसरे लोग भी कह रहे हैं, तो भाई करें तो क्या करें, हो क्या रहा है यार, आप ही बता दें आमिर जा साहब, बड़ी छुट्टियां गुजार के आए हैं मुल्क से बाहर से आज। अच्छा, आपने जी दो तीन आपने बड़े अहम मौजूआत उठा लिए। एक उसमें तो भी आता बल्ले हूं। का आपने मुशर्रफ साहब पे भी आता हूं। जी नकवी साहब को उठाया जी। और उसके साथ जी और तीसरा आपने मुशर्रफ साहब का। मैं बड़े इख्तिसार के साथ पहले तो जरा बल्ले पे बात करते हैं। देखिए, एक तो कानूनी जो पहलू हैं, ज़ाहिर है कि वो तो वकला हजरात और वो कहते हैं जजेस वो ज़्यादा बेहतर डाल सकेंगे, और इसमें बात में कोई मेरे ख्याल में दो राय ही नहीं है कि जो लोग 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस हैं उनका एहतसाब भी होना चाहिए, उनको करार वाकई सजा भी मिलनी चाहिए, और ज़ाहिर है कि ऐसे लोगों के लिए दोबारा मुंतखब होने के जो भी उनके मामला आते हैं उसके लिए जगह नहीं बनती। लेकिन मैं अगर सियासी पहलू पे बात करूं कामरान साहब, जो कि मेरे ख्याल में गौरतलब होनी चाहिए अज़मा साहिबा के लिए भी और हम सब के लिए, वो ये कि पाकिस्तान को ज़रूरत इस बात की है कि अगले इंतखाबात कम से कम मुतनाज़ा हों। मैं गैर मुतनाज़ा का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा, कम से कम मुतनाज़ा हो गए हैं, लेकिन जितना आप संभाल सकते हैं संभाल लें। सही। और अगर उसके लिए अगर आप समझते हैं कि एक ऐसी जमात उसमें से ठीक है अगर सफाई हो जाए उन लोगों की कि जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस थे, लेकिन वो लोग जो कि नहीं थे उनको अगर लड़ने दिया जाए और उनके पास अपना इंतखाबी निशान भी हो, क्योंकि अगर इंतखाबी निशान नहीं होता और PML नून फर्ज करें जीत जाती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत जाती है, तो हमेशा से इनको तानाजनी की जाएगी कि जनाब आपका जो सबसे मुखालिफ था उसका तो इंतखाबी निशान ही नहीं था और आप एक फेयर इलेक्शन नहीं जीते। तो पाकिस्तान में एक मुस्तहकम हुकूमत लाने के लिए इस बात की जरूरत है कि जितना नहीं, लेकिन आमिर भाई मेरा सवाल ये नहीं था, सॉरी टू से, मेरा सवाल ये था कि इतना कुछ इनके हक में चल रहा है नून लीग के इस वक्त, उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि जी नहीं ये तो लेवल प्ले फील्ड ही नहीं है और सहूलतकारी नहीं हो रही, आइन की बालादस्ती नहीं हो रही, तो ये क्या कह रहे हैं? ये मेरा सवाल था आपसे। अच्छा, ये बड़ी दिलचस्प बात है नून लीग क्या चाह रही है? सारे लोग जितने बड़े पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो यही कह रहे हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। PTI का समझ में आता है, वो कह रही है कि लेवल प्लेइंग नहीं, नून लीग क्यों कह रही है? मैं ये तो जानना चाह रहा हूं और वो क्या चाहते हैं? सारी फील्ड ही नून लीग की है। मैं आ रहा हूं उसी तरफ। देखिए, नून लीग को जिस वक्त एज हासिल है, यही हो सकता है कि देखें अगर इनको ये कहीं से शक शुबा है कि वोटर्स इनसे नाराज हैं और जो PDM हुकूमत की कारकर्दगी थी 16 माह की, उसकी वजह से इनको एक बहुत ज़्यादा मनफी प्रोपेगेंडे के शिकार हैं, तो सर कि ये काम कोई इदारा इनके लिए नहीं कर सकता, ECP नहीं कर सकता कि इनके हक में वोटर्स को सवार कर दिए, काम तो इन्हें खुद करना है। अच्छा, आप देखिए पीपल्स पार्टी भी शिकायत कर रही है, MQM भी शिकायत कर रही है, PTI भी कर रही है और हत्ता कि नून लीग भी कर रही है। तो भाई कौन इन हालात से खुश है? और अगर लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तो किसके ऊपर आप इल्ज़ाम धर रहे हैं? तो ये सब चीज़ें हैं मेरे ख्याल में जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके हक में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है नून लीग को। उनको जिस तरह से आप देखें कि मुकदमात ख़त्म हुए और इनको दोबारा मैदान में दौड़ने की इजाज़त हुई, और उसके साथ साथ इनके जो सियासी मुखालफीन हैं वो अपनी हिमाकतों की वजह से इतना ज़्यादा मुश्किलात के शिकार हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतर पोजीशन है। अगर आप मुझे 1 मिनट की और इजाज़त दें, जो मुशर्रफ साहब वाला भी बड़ा एक सेकंड सर, मुशर्रफ साहब, उस्मा साहब आपने कुछ कहना है? मुशर्रफ साहब पे आप बात करेंगे, कुछ कहना है क्विकली? जी बिल्कुल। देखिए,
बड़ी अजीब बात है कि अभी भी नवाज शरीफ साहब को पिछले 24-26 साल में से एक इलेक्शन सिर्फ 2013 का लड़ने की इजाजत दी गई, लेकिन जो है वो अब भी जो है वो हमें 7 साल बाद इंसाफ अगर मिल रहा है तो बड़ी हमें जल्दी से हमें जो है वो फेवर हो रही है। मैंने तो लेवल प्लेइंग फील्ड के जो लोग रो रहे हैं, मेरी तो गुजारिश ये है कि क्यों सहूलतकारी अभी भी सिस्टम आपका पॉइंट आ गया। मैं पूछता हूं आपसे सहूलतकारी क्या हो रही है, आपका पॉइंट आ गया। एक मिनट अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन ठीक नहीं हुए, इसमें मेरी पार्टी का या हमारा कसूर है? इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कभी भी यकीन कर ले आखिरी दफा कि आपका पॉइंट आ गया है। मैं बता रहा हूँ ना, आ गया बड़े भरपूर तरीके से, शदमत से नहीं आया। नहीं, अभी तो दोबारा आया तो हम कहाँ से जा रहे हैं जनाब? आप भी इधर, हम भी इधर। जी, आप मुशर्रफ साहब पे बात कर रहे थे, आमिर भाई कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए ये जो फैसला है, देखिए आपने बड़ा अपने जो शुरू के बयानी में बड़ा आपने अहम बात की थी कामरान साहब। आपने कहा कि जनाब वो जजेस का क्या होगा कि जिन्होंने LFO दिया, उन लोगों का क्या होगा कि जो उनकी काबीना में शामिल रहे, जो एक बंदे को नवंबर वाले वाकये के बाद भी उनकी काबीना में शामिल थे, वो अफसरान थे उनके साथ ना। तो हमारी ये जो सिलेक्टिव एहतसाब है, फिर एक और बात गौर तलब है और बड़ी अहम बात ये है कि आज के पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं और मुस्तकबिल के पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं। हम लोग जो हैं, अगर आप देखें कि तरजीहात क्या हैं हमारी, कि जी आप गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं और एक ऑलरेडी बहुत ही पोलराइज मुनकसम हमारी सियासत है, बहुत जहर भरा हुआ है, उसमें आप जब इस किस्म की बातें करते हैं तो उसकी वजह से मजीद पोलराइजेशन में इजाफा होता है। उसमें बाज़ लोग जो हैं हमारे यहाँ, वो पुराने जनरल्स का नाम लेके, पुराने आर्मी चीफ्स का नाम लेकर वो आज, लेकिन आमिर भाई आपके ख्याल में ये कोई तारीख एक पाकिस्तान की नई बन गई है कि एक साबिक आर्मी चीफ को फांसी का जो फैसला है वो तारीख में प्रैक्टिकली तो नहीं हुआ, लेकिन तारीख में अब लिखा जाएगा और उससे बड़ा फर्क पड़ेगा? आइंदा कोई मार्शल लॉ के मुताबिक सोचेगा नहीं? क्या ये आपको लगता है फैसला है? जी, मेरा अर्जी करने बड़ा मुतनाज़ा फैसला है। अगर परवेज मुशर्रफ साहब, मेरे अर्जी करने कि बड़ा मुतनाज़ा फैसला है, इसलिए कि परवेज मुशर्रफ साहब को अगर आप कहेंगे कि जी ये पैट्रियट नहीं थे, मुहिब्बे वतन नहीं थे, गद्दार थे, तो भाई वो जो जिन लोगों ने इस मुल्क से हकीकतन गद्दारी की, लूट मार की, यहाँ पे जो मतलब है कि विलन नुमा सियासतदान जो बैठे हुए हैं, तो लोग सवाल करेंगे और बिल्कुल उनका जायज़ बनता है कि मुशर्रफ साहब की खिदमत से कौन वाकिफ नहीं है। हमें पता है कि जनाब उनके दौर में माशी ग्रोथ 7% ऑन एन एवरेज थी। बिल्कुल ठीक है ना। आप ये इन्वेस्टमेंट जो थी वो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा चली गई थी, 70% से भी ऊपर। बिल्कुल ठीक सर, ये आपका पॉइंट आ गया, सबसे ज्यादा थी। मैं वही कह रहा हूं। मैं इस पे जरा बाकियों की राय भी ले लूं, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। परवेशा साहिबा, मुशर्रफ साहब का ये फैसला है, इसको आप किस तरह देखती हैं, जो कि नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट अप्रूवल के बाद चलाया? देखिए अब तो इट्स ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस, अब तो वो तो एक अपने अगले जहान में है और अब जो मामलात हैं उनके और उन अल्लाह ताला के दरमियान हैं, जो भी उन्होंने यहाँ मामलात किए, जिनको भी उन्होंने जिनका उन पे इल्ज़ाम था उनके कत्ल का, वो सब भी अल्लाह की अदालत में ही है। तो लिहाजा वहाँ तो हिसाब किताब होगा। लेकिन अभी एक बात से मैं इत्तफाक करती हूँ कि इस मुल्क की जो है रगों में इस कदर जहर जो है 2014 के बाद जहर के टीके लगाए गए हैं कि हमारी जमात का तो इस वक्त ये एक स्टेटेड पोजीशन है कि हम नफ़रत की सियासत ये बड़ी अच्छी बात है। ना पहले हमने हवा दी थी ना अब हम हवा देंगे। अब इस मुल्क में नफ़रत की सियासत जो है, अब जाहिर है या तो फिर जो हैं अपने मुशर्रफ साहब की कब्र खोद के उनको फांसी पे लटकाया जाए, ये तो हो नहीं सकता। लिहाजा बस ठीक है, फैसला आ गया है, मैं इसको कोई इतना बिल्कुल ठीक है, कोई इतना कॉन्सिक्वेंस, इट्स ऑफ नो कॉन्सिक्वेंसेस, ना कोई खास असर पड़ेगा और ना आइंदा अगर किसी ने कभी कुछ करना है तो ये आपने बड़े पन का मुजाहरा करके बड़ी फराक दिली से आपने और आमिर साहब ने। उस्मा साहिबा आप भी कुछ मुशर्रफ साहब की बात करना चाहती हैं? एक जुमला अगर कहने जी आमिर साहब, जी आमिर साहब, जी आमिर साहब। कामरान सिर्फ एक जुमला अगर इजाजत दें। परवेशा साहिबा ने बड़ा मैच्योर तरीके से बात की है। मैं सिर्फ ये कहूँगा, देखें मुशर्रफ साहब का जब इक़्तिदार का खात्मा हुआ फौजी सलामी के बाद हुआ, उनकी तदफीन हुई पूरे फौजी एजाज के साथ हुई। लेकिन आप जब आज कहते हैं ना गड़े मुर्दे उखाड़ कर आप अंडरमाइन करते हैं, तो आपका निशाना जो है वो इंस्टीट्यूशन है, इदारा है। और मैंने ये देखा है कि बहुत सारे हमारे जो दोस्त हैं मीडिया में भी, सियासत में भी, वो बात करते हैं, पुराने जनरल की बात करते हैं, निशाना उनका आज की वो होती है। आमिर साहब, ये नवाज शरीफ साहब को तो इन चीजों से गुरेज करके जो मैच्योर बात की आगे की तरफ देखना चाहिए। मैं उस्मा साहिबा सवाल ये कि आप इस पे खुश ना हो, ये जो मुशर्रफ साहब की फांसी का ये बहाल किया गया फैसला, इससे आप सबक हासिल करें कि आइंदा आपने ये काम नहीं करना। मरे हुए को क्या फांसी होगी? एक मिसाल दे रहा हूँ, आप ठीक कह रही हैं, लेकिन एक कानूनी जबान में तो दे दिया ना उन्होंने। जी उस्मा साहिबा,
मुझसे सवाल जी किया। आपसे कर रहा हूँ कि आइंदा ना कीजिएगा। देखिए इस मेरी तरह की। गुजारिश ये है कि मैं भी हमने क्या किया भाई, हमने ये किया कि मतलब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है, जो 2/3 मेजॉरिटी से आया था, उसको हाईजैकर बनाकर जो है वो अटक के किले में फेंक दिया गया। हमने ये किया था। देखिए मैं मोहतात बात करूंगी क्योंकि मैं भी समझती हूँ कि वो अब हयात नहीं है चूँकि, सो उनको भी उनके बारे में डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन कुछ लीगल बातें मैं ज़रूर करना चाहती हूँ। एक तो आपकी यकीनन एक है मुशर्रफ साहब के साथ एक आपका ताल्लुक रहा है, आमिर ज़िया साहब भी आज जो है, आप बराए मेहरबानी मतलब एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में बैठ के एक डिक्टेटर को ग्लोरीफाई तो ना करें, मेहरबानी करें। आईने पाकिस्तान में जो है आइन बनाने वालों ने आर्टिकल 6 रखा था, मेरा आपसे एक नून लीग ने सवाल नहीं है। रखा था, मेरा आपसे एक और सवाल ये है। आर्टिकल मेरा 6 आपसे जो है एक ये भी सवाल बताया गया मेरा था कि आपसे एक सवाल आर्टिकल है। 6 मेरा कहाँ आपसे एक कहाँ सवाल है। लगेगा। मेरा आपसे एक सवाल है। आपने जफर अली शाह केस पढ़ा है उस्मा साहिबा? यकीनन पढ़ा होगा आपने। आपने जी, पढ़ा है जिस जी, शख्स ने जी, पढ़ा है मुशर्रफ जी। साहब नवाज शरीफ साहब का तख्ता उल्टाया, यानी परवेज मुशर्रफ साहब, जिस शख्स ने, जिस जज ने और जिन जजों ने उस परवेज मुशर्रफ को ग्लोरीफाई किया, उसको वर्दी में यूनिफॉर्म के अंदर इलेक्शन लड़ने का राइट दिया, उसको पार्लियामेंट में तरमीम करने का राइट दिया, वो इफ्तिखार चौधरी, उसको आपने ग्लोरीफाई किया, आपने हीरो बनाया, मूवमेंट चलाई आपने, उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हाँ नहीं, उसका जवाब मुझे यस और नो में दीजिए, क्लियर कट, नो डिप्लोमेटिक आंसर प्लीज। मैं डिप्लोमेटिक आंसर देने के मुझे कोई शौक भी नहीं होता है। मैं तो बहुत ब्लंट बात करती हूँ कामरान साहब। जी मुझे पता है। मेरी गुजारिश ये है कि आपको याद होगा कि काजी फायज़ साहब जो है गालिबन किसी और केस में शायद बात कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि ये जो तस्वीरें लगी हुई हैं जिन लोगों ने आइन के जो सपोर्ट करने वालों को, जिनका साथ दिया है जिन जज के, उनकी मैं तस्वीरें आपकी बात कर रहा हूँ, आपने आप कह रहे ग्लोरीफाई करना, जिस जज ने, जिन जजों ने जफर अली शाह केस के मुशर्रफ साहब ग्लोरीफाई किया, तो मुझे बात तो पूरी उनको तो आपने करने दो हीरो ना। बना के मूवमेंट चलाई। मैं दीजिए पता है, आपसे बात कर रहा हूँ, आप आपको उधर पता लेके जा रही चलेगा हैं ना मैं क्या कह रही हूँ। मैं कह रहा हूँ इधर आए ना सर मुझे बात तो पूरी करने अच्छा दें कामरान बताएं, साहब। जी जी बताएं। मैं मुझे बात करके अच्छा, आना है ना, जी, जहां जी, भी आना है। मैं पहले यही बात, आप जो जजों वाली बात कर रहे हैं, जो इसके अंदर शामिल है, बहुत अच्छी बात है कि इस फैसले से भी अगर कोई सबक सीख ले, सियासतदान भी सीख लें। नहीं आपने क्यों बहाल कराया इफ्तिखार अदलिया चौधरी भी साहब सीख को? ले, आपने क्यों बहाल बाकी कराया? सब लोग भी आपने सीख क्यों लें। बहाल कराया? आपने क्यों मूवमेंट चलाई? उस वक्त जिस बंदे ने आपकी गवर्नमेंट तोड़ने को उस वक्त कहा कि इससे बड़ी जजेस ब्लेसिंग ही के- कोई नहीं है जो मुशर्रफ ने काम किया, आपने क्यों उसके खिलाफ मूवमेंट चलाई? उसके हक में वाई इतने उन्होंने उसी इंसाफ के पसंद खिलाफ आप? स्टैंड लिया था ना कामरान कौन सा साहब? स्टैंड? अपने उन्होंने इस्तीफे उसी के के लिए खिलाफ स्टैंड लिया था ना फिर कि जी मैंने उसी रिजाइन के नहीं खिलाफ करना। स्टैंड लिया था ना उसने फिर, मुल्क के क्योंकि इंसाफ की उनको- खिलवाड़ की उनके कई ऊपर साल, आपने इमरजेंसी कोई हीरो लगा के बनाया? उनको फारिग कर दिया। बात तो चले बहरहाल नहीं, छोड़ हमने दें इस हीरो- मामले को, आगे हमने चलते हीरो हैं। नहीं बनाया। मैं हीरो एक ब्रेक हीरो पे जा रहा हूं। देखिए, हीरो आप कोई छोड़ मुशर्रफ दें। को 4 दिन बनाया था, 4 दिन बनाया था मीडिया ने भी, कुछ लोगों ने भी, लेकिन हीरो वो होता है जो तारीख में मैंने हीरो तो नहीं लिखा बनाया, जाए। जिन्होंने जो बनाया उन्होंने तारीख में बनाया ना और हीरो आपने लिखा जा बनाया, आप सके, तो वो लीड हीरो कर नहीं रहे होता, उसको धक्के थे। से पीपल्स जितना पार्टी मर्जी पे हीरो आपने बना दबाव, अच्छा परवेज साहिबा आप बताएं कितना दबाव डाला आपने? अभी तो ये कह रहे हैं जी हीरो ना बनाया उसको मुशर्रफ को, इन्होंने जिस बंदे ने मुशर्रफ के कू को जस्टिफाई किया इफ्तिखार चौधरी, कितना प्रेशर था आप पे जो जिस तरह बहाल हुआ? बताएं परवेज साहिबा, आप बताएं। उसको निकाल दिया था ना, निकाल दिया था क्या? वो तो ठीक निकाला था। कमाल कर रहे हो। वो इस काबिल ही नहीं हो सकता एक बंदा जो एमरजेंसी लगा के इतने जजों को निकाल प्रो देना, मिलिट्री because स्टोक ऑफ फैसले पेन, करे मार्शल लॉ के लीगल हक होता है। में। परवेज साहिबा आप बताएं अपने साइड की हिस्ट्री। ये लीगल होता है कि एक मार्शल डिक्टेटर टाइप आदमी जो है वो एक स्ट्रोक ऑफ पेन से जो है वो पूरे ये लीगल होता है कि जिस जस्टिफाई करे उस मार्शल लॉ को और आप उसके लिए इसको मूवमेंट legal चलाए, उसको कहते हीरो हैं। बनाए उस ऐसे बंदे को, नहीं होता। ये लीगल होता है बिल्कुल किसी नहीं पॉलिटिकल होता। पार्टी के लिए? बिल्कुल नहीं होता। परवेज साहिबा बिल्कुल नहीं आप बताएं होता। कितना प्रेशर बिल्कुल था नहीं आप पे? होता। किसी के लिए भी नहीं होता। परवेज साहिबा जी देखिए हमारी तो जो हुकूमत थी वो 5 साल उनकी लटकाई हुई तलवार के नीचे जो जैसे गुजरी वो आपने देखी। इससे पहले तो उस दिन तो उस रात जो कुछ इस मुल्क में हो रहा था आप देख रहे थे। जी, अभी बिल्कुल। हुकूमत गई, अगले घंटे गई, तो वो जो मामलात थे वो किसी से ढके छुपे नहीं थे। फिर उनकी बहाली के बाद जो कुछ हुआ, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फ़ैसला हुकूमत ना ले सकी, किसी बात पर भी एक दिन हुकूमत को आराम से उन्होंने न चलने दिया, हत्ता कि वो 5 साल जो है इख्तिताम को पहुँचे। और ये मैं इसका क्रेडिट प्रेसिडेंट जरदारी साहब को दूंगी कि उन्होंने इन तमाम मुश्किल, जिसमें उनकी सेहत भी ख़राब हुई, आपको याद होगा जी बीच में उनकी सेहत भी खराब हुई, मगर फिर भी उन्होंने मैं वो जरदारी 5 साहब को ये साल क्रेडिट जो दूंगा कि वो बहाल ही नहीं कर रहे थे एक ऐसे जज को जो 5 साल एक डिक्टेटर के साथ बैठा रहा, जस्टिफाई करता रहा, जिसको इन्होंने हीरो बनाया हुआ था। कामरान साहब आपको याद होगा कैसे, आपको याद होगा फिर वो कैसे बहाल हुआ, आपको याद है ना? जो प्रेशर डाल के कराया आपको, गई और वो बहाल हुए। उधर से जी कियानी जी, साहब ने डाल दिया ऐसा प्रेशर के जो आपकी दिमाग की नसों को फाड़ने वाला प्रेशर बिल्कुल, था, मैं आपसे इस टाइप एग्री का करता हूं, प्रेशर मैं था। आपसे एग्री करता लेकिन फिर 5 साल वो गुजर गए, लेकिन उन 5 सालों में भी हमने कोई उसके बावजूद सियासी इंतकाम नहीं लिया और ना वो जो है सबको साथ मिलके 5 साल हुकूमत पहली दफ़ा वो कंप्लीट हुई और
वो जो है मामला जो है इख्तिताम को पहुंचा, इसका क्रेडिट आसिफ अली जरदारी साहब को जाता है। उन्होंने बड़ी स्ट्रॉन्ग नर्व्स के साथ, बड़ी इस्तकामत के साथ और बड़े हौसले के साथ सब कुछ बर्दाश्त किया। और मुझे यकीन करें फौजिया वहाब साहिबा अल्लाह को जनरल रिसीव करें, उन्होंने मुझे बड़ी डिटेल से बताया था कि किस तरह के प्रेशर थे और किस तरह। बहरहाल जो कियानी साहब ने भी किया उसमें किसी और दिन में बताऊंगा, जो मुशर्रफ साहब के साथ हुआ। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं बिलावल भुट्टो साहब का कल इंटरव्यू सुन रहा था और उन्होंने मुझे बड़ा पसंद आया उनका इंटरव्यू। उन्होंने जो मंजरनामा खींचा पंजाब की सियासत का, आई टोटली एग्री विद दैट। और ये सवाल मैं रखूंगा उज़मा साहिबा, पलवशा साहिबा और आमिर ज़िया साहब के सामने। एक ब्रेक लेते हैं। कल काशिफ वासी साहब ने इंटरव्यू किया बिलावल भुट्टो साहब का। मैं बिलावल भुट्टो साहब के जवाबात बड़े मज़ा आया मुझे, वेरी वेल आर्टिकुलेटेड। साइफर पे भी उन्होंने जो बात की पंजाब के, एक उसमें से उन्होंने जो बात निकाली, मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि PMLN क्यों नहीं कैंपेन के मूड में जा रही जब सब कुछ उनके हक में चल रहा है। सुनिए जरा बिलावल साहब ने क्या कहा। उज़मा साहिबा, चेहरा उतरा हुआ है, लग नहीं रहा चौथी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। ये तो अब वो लोग भी कह रहे हैं जो आपके साथ PDM में गवर्नमेंट में थे, आपके खैर ख्वाह भी थे, और हमें भी यही लग रहा है कि कोई कंपेनिंग नज़र नहीं आ रही। क्या मामला है? देखिए, एक तो बात यह है कि मियाँ साहब जो हैं वो सिर्फ सियासतदान नहीं, एक स्टेट्समैन हैं। और छिछोरपन जो है वो उनके चेहरे पे कभी भी नज़र नहीं आया। जब वो 3 दफ़ा जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, बल्कि जब 2/3 मेजॉरिटी से भी आए थे, तब भी जो है वो उनका चेहरा इतना ही। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि उनका चेहरा जो है। दूसरी बात यह है कि जी ये छिछोरी हरकतें दूसरे लोगों को सूट करती होंगी, उनको नहीं करती, ना वो करते हैं। जहाँ तक बात है उनको, बिलावल साहब जो है, अभी पलवशा कह रही थी हम नफरत की सियासत नहीं करना चाहते। अब जरा बिलावल साहब की लैंग्वेज तो देखिए, वो क्या क्या नहीं बोल रहे। वो बीमारियों को भी टारगेट कर रहे हैं, वो जान छोड़ दें, वो बुजुर्ग साइड पे हो जाए, वो पता नहीं क्या क्या बातें करे चले जा रहे हैं। और मुझे फिक्र यह है कि वो इमरान खान का लेवल जो है उसको टच ना कर लें, क्योंकि वो उनको सूट नहीं करता। वो इमरान खान सानी बनने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो भुट्टो ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं, उनको उसी की तरह बिहेव करना चाहिए। अब मेरा बंदा सवाल ये पूछने का बनता है कि बिलावल भुट्टो साहब ने अपने उम्मीदवारान का जो है वो अनाउंसमेंट कर दिया पंजाब में उन्होंने कितने उम्मीदवार प्लांट किए हैं, और वो जो है वो कितने उम्मीदवार उनके आ रहे हैं पंजाब से। चलिए पूछ लेते हैं पलवशा से। बातें फिर हम नहीं हमने 1 मिनट मुझे बात पूरी करने दो, प्लीज बात पूरी करने दो। हम नहीं जाना चाहते हैं उस लेवल पे जिस पे धकेल रहे हैं हमें बिलावल साहब, लेकिन हमारा ये फैसला है कि हमने जो है वो एक डिसेंसी रखनी है पॉलिटिक्स के अंदर। हमारी जो हम वाहिद वो पार्टी है जिसने सिर्फ मंशूर को तमाशे के तौर के ऊपर, ड्रामे के ऊपर, एक जलसे में खरब जो है वो नहीं कहा। हमने उसके ऊपर बाकायदा मेहनत की है, उसके ऊपर अवाम की राय ली है, और मंशूर भी अब तैयार है। हमने, मेरी लीडरशिप ने 183 घंटे 2300 उम्मीदवारों के इंटरव्यू किए हैं, और हमारे पास जगह नहीं है जो है वो लोगों को खपाने के लिए। और 15 जनवरी से हमारे जलसे शुरू हो रहे हैं। 17 जनवरी को पहला जलसा इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे, 15 को मरियम साहब और शहबाज साहब जलसा कर रहे हैं। पलवशा साहब क्विकली बताइए कि बिलावल भुट्टो खुदा ना खास्ता कि इमरान खान सानी बनने तो नहीं जा रहे। अगर ये हुआ ना, मैंने पीपल्स पार्टी का बाइकआउट कर देना है। अगर बदतमीजी में उन्होंने किसी और लीडर के सानी बनने की कोशिश की, प्लीज ये ना होने दीजिएगा। और पंजाब में क्या पोजीशन है आपकी? देखिए भुट्टो ख़ानदान के जो खून में तारीख़ ने प्रूफ किया 2-3 चीज़ें हैं। एक दलेरी है, एक कुर्बानी है, और जो बदतमीज़ी की बात ये कर रही हैं, बदतमीज़ी कभी भी आज तक बिलावल साहब, और बहुत सी बातें उनके ज़िम्मे होंगी। एक दफ़ा मुझे लगा कि शायद उनसे थोड़ी सी लाइन क्रॉस हुई, और वो तब जब उन्होंने मरियम नवाज के हक में उठ के असेंबली में आवाज़ बुलंद बहुत बुलंद की। उस पर मैं उनको ज़रूर समझती हूँ कि वो उन्होंने जो बात की वो शायद वो जैसी बातें करते हैं उस तरह की नहीं थी, और वो इनकी लीडर के हक में थी। आपको याद होगा, जी याद है, बड़ी बहुत फायरी स्पीच थी उनकी। जब कोई और जब कोई और इनके हक में बोलने से लोगों की टांगे कांपती थी, ये उस जमाने की बात है। ये बात सही। लिहाजा वो सानी वाला जो किरदार है वो मेरे ख्याल में, मैं नहीं कहना चाहती क्योंकि मैं मियाँ साहब की इज्जत करती हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि लाडला सानी तो वो बन गए हैं। लेकिन मैं ये फिर भी नहीं कहूँगी, और मैं उम्मीद करूँगी कि ये वाला जो टैग है ये मुस्लिम लीग नून ना अपने आप से चिपकने देगी और ना तमगे की तरह इसको सीने पे सजाएगी। बाकी हमने जो कहा है, इमरान खान की ज़बान एक तरफ चलाइए और बिलावल साहब की ज़बान दूसरी तरफ चलाइए, तो आपको समझ आ जाएगी कि इमरान खान की ज़बान जो है वो ना सिर्फ सियासी तौर पर जो है वो जहरीली थी, बल्कि वो मुखालफीन के जो है भरे बाजार में पगड़ी और कपड़े उतारते थे। ये काम जो है इस मुल्क की सियासत में उनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, और वो जब भी वापस आएंगे
या वो नहीं आएंगे, जहां भी होंगे वो इसी तरह बोलेंगे। लिहाजा ये दो चीज़ों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है और मैं उम्मीद करती हूँ कि लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जा तो आमिर साहब की तरफ रहा हूं, लेकिन आपको जो परमेशा साहिबा जिस सवाल का आपको जो कहना चाहिए था आपने नहीं कहा, चले मैं आपकी तरफ से कह रहा हूं कि आपको ये तो सवाल करना चाहिए कि पंजाब में वाकई इतनी स्ट्रॉन्ग होल्ड होने के बावजूद इनकी कंपेनिंग नजर ही नहीं आ रही, लेकिन वो बात बिल्कुल ठीक की है बिलावल ने। लेकिन चले मैं आमिर ज़िया साहब के पास जाता हूँ। आमिर भाई, आपको लगता है कि अब इमरान खान इज आउट इन द जेल तो रवायती पीपल्स पार्टी PMLN जो है वो एज ऑपोजिशन का और गवर्नमेंट का रोल प्ले करने को तैयार है, या आपको लगता है कि नहीं, इन दोनों के दरमियान अंदर से दिल क्योंकि मिले हुए हैं और एक दुश्मन है इमरान खान, तो आपस में इस हद तक ही जाएंगे जिस हद तक आज इस प्रोग्राम में जा रहे हैं, और उस हद से ज़्यादा नहीं जाएंगे, टूथ एंड नेल नहीं जाएंगे? व्हाट्स योर टेक? आपने जो सवाल किया कामरान, ये खदशा बहुत सारे पाकिस्तानियों को है, क्योंकि बाज़ लोगों को लग रहा है कि इस मुल्क में हकीकी ओपोजिशन क्या है, कौन सी हकीकी ओपोजिशन है, क्या ऐसा होने जा रहा है? बाज़ लोगों को खदशा है कि जी अगर हंग पार्लियामेंट आती तो क्या फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों साथ मिलकर हुकूमत बना रही होंगी? तो ये तमाम खदशात लोगों के हैं, या ये कह सकते हो कि उम्मीदें हैं। आप जिस तरफ फेंस के खड़े हो तो ये बात हुई। अच्छा, बहुत जोर अभी बात पे हो रहा था कि जी तल्ख गुफ्तगू। मैं कुछ 30-32 साल तो मुझे सहाफ़त में हो गए, मैंने तमाम सियासी जमातों के जलसा जुलूस हमने बतौर रिपोर्टर कवर किए हैं, और से पहले थोड़ा सा तारीख का भी मुताला किया है। तो साउथ एशिया बर सग़ीर की सियासत में इस किस्म की तल्ख तुंद बातें जो हैं रिवायत रही हैं, और उसमें कोई पार्टी ये नहीं कह सकती कि जी ये पार्टी दूसरी पार्टी बहुत ख़राब है और हम बहुत अच्छे हैं। मैंने नून लीग के वो जलसे अटेंड किए बताते खुद, जिसमें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हवाले से, नुसरत भुट्टो साहिबा के हवाले से अजीब व गरीब गुफ्तगू हुआ करती थी, ठीक है ना? आपको वो मैं दोहरा नहीं सकता उन अल्फाज को, हमने अपने गुनाहगार कानों से सुना, और हम देखते थे कि जी अगर नवाज शरीफ। लेकिन आमिर भाई बात ये है, इसको छोड़े, आप मुझे बताएं कि आज 8 फरवरी, एक महीने से भी कम टाइम रह गया है, इसमें आपको PMLN गवर्नमेंट, पीपल्स पार्टी ऑपोजिशन, इमरान खान की पार्टी कहाँ नजर आ रही है, ये बताएं मुझे आप। देखिए, इमरान खान की पार्टी जो है वो बहुत मुश्किल में है, और अगर अभी भी ये फैसला होना है कि बल्ला उनके पास वाकई आता है, लेकिन अगर बल्ला मिल जाता है सुप्रीम कोर्ट से, मैं समझता हूँ कि उसका हाउ टफ ही विल बी फॉर PMLN। तब भी मिल जाते, तब भी वो इस पोजीशन में नहीं होंगे, वो एक ओपोजिशन का किरदार तो अदा कर सकेंगे। अब ये डिपेंड करते हैं कि 30 सीटों पे करते हैं, 40 पे करते हैं, 60 पे करते हैं, ये हो सकता है कि इससे भी कम हो, इससे ज्यादा हो, वी कांट से दैट, क्योंकि अभी हमारे पास ये सिर्फ एक तुक्केबाजी होगी, क्योंकि अभी तक मैदान जो है वो स्ट्रेट नहीं है। हमें नहीं पता कि उनके कितने लोग लड़ सकेंगे, कितने लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ आखिर तक चलने के लिए तैयार हैं, टिकट लेने के बावजूद भी कितने लोग जो अगर जीत भी जाते तो क्या पार्टी लाइन को फॉलो करेंगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन मार्क हैं PTI के मुस्तकबिल के हवाले से। भाई आपको लगता है कि हम बहुत जैसे कि कामरान साहब, आप भी नहीं कह सकते, मैं भी नहीं कह सकता। देखिए, इस सारे एपिसोड में भुट्टो साहब वो वाहिद बंदे थे जिन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल ललकारा नहीं था, उसके बावजूद उन बड़े बुरे हालात में उनको फांसी हुई उनकी। मतलब वो तो मामले कुछ और था ना। नवाज शरीफ साहब का जो मामला था उसके अंदर तो उन्होंने कन्फ्रंट किया इस्टेब्लिशमेंट को, तब वो गए, और इमरान खान का भी यही मामला है। वुड यू एग्री विद मी आमिर साहब कि भुट्टो साहब ने कन्फ्रंट तो नहीं किया था इस्टेब्लिशमेंट को? जी बिल्कुल, बल्कि ठीक। अच्छा, अब मेरा सवाल इसके बाद सवाल सर ये है कि जो काम इमरान खान साहब ने कर दिया है ना, ये आज से पहले किसी ने नहीं किया। मतलब जिसको हम नवाज शरीफ साहब की कन्फ्रंट्रेशन कहते थे, वो क्या था? एक स्पीच कर दी, डिक्टेशन नहीं लूंगा, प्राइम मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने बिल्कुल ज्यादती की, जिस तरह एक श्रीलंका वो गए हुए थे और जहाज के अंदर उन्होंने लैंड नहीं होने दिया, सैक कर दिया, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल उनका राइट था, उन्होंने कर दिया वो। ये जो इमरान साहब ने काम किया है, अगर हम देखें तो ये तो इससे पहले किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया नहीं, जिन्होंने कन्फ्रंट्रेशन भी की है एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो इनका आपके ख्याल में सजा कितनी बनती है? ये कानूनी बात नहीं हो रही, सियासी बात हो रही है, पावर पॉलिटिक्स की। देखिए, अब ये मेरे ख्याल में एक इमरान खान के जो एक ज़माने में दावा किया करते थे कि भाई एक सफ़े पर हैं, एक पेज पर हैं, और वो उन तमाम लोगों के जिनकी बाद में उन्होंने बहुत तनकीद की, उनकी तारीफ़ें करते नहीं थकते थे, और जिसको ये इल्म होना चाहिए कि जी पाकिस्तान का पावर मैट्रिक्स क्या है। तो आप बिल्कुल कहते हैं रसूल की बात को अलग भी करते हैं, तब भी आप देखेंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी फाज गलती की। फिर दूसरी बात ये कि बतौर पाकिस्तानी मैं ये समझता हूँ, और मेरे ख्याल में तमाम लोगों की इस पर कंसेंसस होगा कि हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको जिसने भी माजी में उनके ऊपर इस तरह से अटैक किया, ज़बानी किया, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, आज भी वो प्रोपेगेंडा जारी है, बहुत सारी जमातें करती हैं, बहुत सारे सियासतदान करते हैं, तो अपने फेलियर्स का जिम्मेदार जो एस्टेब्लिशमेंट को करार दे रहे होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में मेरे ख्याल में कि ये PTI की जो गलती है, इसकी तलाफी कैसे होगी, इसके ऊपर मैंने देखा है। लेकिन एक ज़माने में आप याद करें कि जब
हाईजैकिंग का केस बना था नवाज शरीफ साहब पर और बेनजीर साहिबा भी जिला वतन थी, कौन सोच सकता था कि ये लोग वापस आएंगे? तो क्या आगे चलकर कोई इनको रास्ता मिलता नहीं, है? मुझे आपके ख्याल में कितना लेकिन टाइम जैसे कि लगेगा आपने फरमाया कि किसी अगर चैनल के लगेगा, बाद क्योंकि में यहाँ पे तो वो काम डिसीजंस नहीं भाई किया, आबो तो हवा फिर चेंज क्या होती है, नहीं किया? फैसले चेंज हो जाते हैं। तो मुश्किल जी, तो वो बदल जाते हैं। यहाँ तो देखिए ना, एक सियासी फैसले छोड़े, यहाँ तो अदालतों के फैसले बदल जाते हैं। जी, मैं यही बात कर रहा हूँ सुप्रीम सर। कोर्ट की बेंच कोई फैसला करती है, फिर दूसरी बेंच कुछ और फैसला कर रही होती है। तो ये हमें नहीं पता, लेकिन जो कुछ हुआ, मेरी एक बतौर पाकिस्तानी वो है कि जनाब, हमें जो हमारे साज इदारे हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी के इदारे हैं, उनके बारे में सोच समझ कर अल्फाज पॉइंट आ गया। उस्मा साहिबा, जरा सोच समझ के जब आप लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे ना, सिक्योरिटी इदारे ये वो, जरा आपने वही रख रही है अपनी पेस, धीमी आंच जो इस वक्त है। ये ना लो इक़्तिदार में आने के बाद आप भूल जाएं, पाकिस्तान के इदारे एक रियलिटी हैं, आप लोग आते जाते रहते हैं। देखिए कामरान, इसके ऊपर आपकी मेरी कई दफ़ा बहस हो चुकी है, जिसके ऊपर मैंने आपसे कई दफ़ा कहा कि कोई इंसान पागल नहीं होता वो दीवार के साथ सिर मारे। यकीनन जो दोनों तरफ से हाथ, दोनों जो है हाथ ताली बजती है, ऐसा नहीं होता। और उसको भुगता भी सियासतदान ही है, किसी और ने कहाँ भुगता है आज तक। और आज जब भी फैसला आया तो आप लत्ते ले रहे हैं, जो है अभी भी आपको लग रहा है कि ग्लोरीफाई करना चाहिए उसको। मैंने दो एक बातें ज़रूर करनी है। मुझे हैरत यह है कि आमिर ज़िया साहब जो है ना, वो उनको बहुत पुरानी बातों पे जाने का, नई बात जो है वो पता नहीं इनको शायद तक पहुंचती नहीं है, या वो उस पर बात करना नहीं भाई। नई बात तो जब नवाज शरीफ साहब जलसे में करेंगे तो आएगी ना आमिर ज़िया साहब के बाद। आमिर ज़िया साहब क्या करें? एक मिनट, आप लोग पुरानी बातों से नहीं जान छोड़ रहे। मुझे आपकी तरह मौका नहीं मिल रहा नई बात करने का। कामरान एक मिनट, एक मिनट सर, मुझे भी सुन लें। पलवशा को पहले मैंने एक मशवरा देना है कि पलवशा, मैं खुद कहूंगी तो शिकायत होगी। आप बिलावल साहब की सिर्फ जरा तकरीरें सुन लें पिछले अच्छा, सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है, हम इस पर जरूर बात करेंगे। आज सारा प्रोग्राम उस्मा साहिबा आपके साथ ही हुआ। मुझे एक ब्रेक लेनी है प्लीज। हमाकत में और ख़ुदकुशी में बहुत थोड़ा सा फ़र्क होता है, और ये मेरा मशवरा है कि कुछ ये ना समझिएगा कि किसी को इक़्तिदार मिल गया तो चेंजेस, पावर पॉलिटिक्स की रियलिटी चेंज हो जाएंगी। हमाकत ना कीजिएगा, ख़ुदकुशी से बचिएगा। मुझे दीजिए कल तक के लिए इजाज़त।